नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम रीड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का एक टॉपिक है अनसीन पोएम। अनसीन पोएम में आपको लिटरेरी डिवाइस दिए गए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पोएम आएगी और किस तरीके से आपसे लिटरेरी डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। आप एक अनसीन पोएम कर लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ कुछ पोएम्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, और इसी अनसीन पोएम में मैं आपको सारे लिटरेरी डिवाइस क्लियर करवा दूँगा। जितने भी लिटरेरी डिवाइस दिए गए हैं लेवल 1 और लेवल 2 में, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। इस पोएम को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ध्यान से पहले इस पोएम को समझ लेना, क्योंकि अगर एक पोएम समझ ले तो आपको कोई भी अनसीन पोएम आ जाए, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसी में मैं आपको सारे लिटरेरी डिवाइस समझा दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं अनसीन पोएम की। पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, जॉर्ज लॉर्ड बायरन की लिखी हुई बहुत ही सुंदर पोएम है। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रो दे देता हूँ। अब इसमें क्या है कि लॉर्ड बायरन अपनी कज़न को एक पार्टी में देखता है। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो उसको देखकर लॉर्ड बायरन के मन में जो विचार आया, उसकी सुंदरता को देखकर, वो इस पोएम में उसने लिखा है। एक पार्टी में उसको देखा था। ओके, इसकी कज़न थी। अब देखिए कौन थी, क्या थी, अपने को कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि अपने लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एक अनसीन पोएम के रूप में इसको कर रहे हैं कि अनसीन पोएम आ गई तो हमने क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। ठीक है, तो देखिए, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काइज। पहली दो लाइन ध्यान से देखो। शी वॉक्स इन ब्यूटी, वो चलती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। शी वॉक्स इन ब्यूटी, ओके। She walks in beauty like the night of cloudless climb and starry skies। तो सबसे पहले तो इसका मतलब देखो कि वो चलती हुई बहुत सुंदर लगती है। She walks in beauty, वो चलती हुई बहुत सुंदर लगती है। ऐसा लगता है like the night of cloudless climb, कि मान लो ऐसी रात हो, रात को आसमान बिल्कुल साफ हो और उस पर सितारे चमक रहे हों, बादल एक भी ना हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, बिल्कुल ब्लैक या ब्लू सी है, सॉरी ब्लू स्काई है। ओके, और उसके बाद रात को काला दिखाई देता है आसमान, तो उसके ऊपर जो सितारे चमक रहे हो तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो वो सीन बहुत ही सुंदर लगेगा, इतनी सुंदर लग रही है। अब इसमें दो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं। पहले वो देखो, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम। ये देखिए, शी वॉक इन ब्यूटी। अब लाइक से जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली की। यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है। ठीक है, सिमिली क्या होती है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दो अलग अलग चीज़ों के बीच तुलना की गई है। तो यहाँ उसकी कज़न का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? नाइट के साथ किया गया है। ठीक है, कज़न का कंपैरिजन नाइट के साथ किया गया है, और ये कंपैरिजन लाइक्स वर्ड का यूज़ करके किया है। लाइक, एज और सो वर्ड का यूज़ करके जब कंपैरिजन किया जाता है तो वहाँ पर हम सिमिली यूज़ करते हैं। हाँ, इसकी अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है, सिमिली, मेटाफर, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप वो देख लेना, लेकिन शॉर्ट में आपको यही बता रहा हूँ। तो लाइक से कंपैरिजन किया गया है कज़न का नाइट के साथ, तो पहला लिटरेरी डिवाइस यहाँ ये यूज़ हो रहा है, सिमिली यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब ये दो वर्ड देखिए ध्यान से, कौन कौन से? एक तो क्लाउडलेस क्लाइम, ओके, क्लाउडलेस क्लाइम एंड स्टारी स्काइज। ठीक है, यहाँ सी की रिपीटेशन हो रही है, सेम साउंड की रिपीटेशन हो रही है, क्लाउडलेस क्लाइम और स्टारी स्काइज। तो ये क्या हो गया? लिटरेशन। लिटरेशन, जिसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं हिंदी में। अनुप्रास अलंकार मतलब सेम साउंड की जब रिपीटेशन होती है सीक्वेंस में, ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन सीक्वेंस, ठीक है, आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड और विद इन द स्ट्रेस सिलेबल। ओके, किसी स्ट्रेस सिलेबल पर, ठीक है, तो किसी भी टू वर्ड्स या टू और मोर देन वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों में सेम साउंड की रिपीटेशन होती है तो उसको हम लिटरेशन बोलते हैं। तो यहाँ दूसरी लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ हो रही है? लिटरेशन। मैंने कहा था कि इसी में सारा क्लियर करूँगा, तो इसलिए आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। दो लाइनें ये डिटेल में कर ली हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है।
तो यहाँ तक मीनिंग भी समझ आ गया, लिटरेरी डिवाइस भी समझ आ गया आपको। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मेट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। एस्पेक्ट उसके चेहरे के लिए है, आइज आंखों के लिए, मतलब उसका चेहरा वाइट है, बहुत ही गोरी है, बहुत ही सुंदर है, और आंखें बिल्कुल डार्क है। डार्क एंड ब्राइट, ब्राइट उसके फेस के लिए आया है और डार्क उसकी आंखों के लिए आ रहा है। अब दो अपोजिट टर्म यहाँ यूज़ किए गए हैं। पहले तो लिटरेरी डिवाइस की ही बात कर रहे हैं, मीनिंग इसका बाद में बताता हूँ। ये डार्क एंड ब्राइट दो वर्ड हैं, तो जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ इम्प्रेसिवनेस, किसी चीज़ को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, तो वहाँ पर होता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, एंटीथेसिस। एलिट्रेशन और एंटीथेसिस समझ आया। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, मतलब डार्क कलर में जो सबसे बेस्ट कलर होता है और ब्राइट कलर में, सफ़ेद यानी कि गोरे में और काले में जो बेस्ट कलर होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन है, मेट इन हर एस्पेक्ट, उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में देखा जा सकता है। मतलब आंखें उसकी बिल्कुल काली हैं और चेहरा उसका गोरा है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो 3 लिटरेरी डिवाइस आपने कर लिए हैं। यहाँ पे आपने किया सिमिली, उसके बाद आपने यहाँ पे किया लिटरेशन और यहाँ पे किया है एंटीथेसिस। ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन क्लियर होंगे। ओके, तो क्लियर हुई ये बात। अब देखिए नेक्स्ट, एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, सिमिली है, यहाँ पर लिटरेशन है और यहाँ पर एंटीथेसिस है। देखो पहली 3 लाइन से आपको 3 लिटरेरी डिवाइस क्लियर हो गए, इसीलिए ये पोएम सेलेक्ट किया, क्योंकि अनसीन पोएम बहुत सारी हैं, कोई भी आ सकती है, लेकिन इसमें सारे आपको जो है लिटरेरी डिवाइस क्लियर हो जाएंगे। दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट, मेलोड होता है मिक्स्ड, टू दैट टेंडर लाइट मतलब उसके चेहरे पर जो कलर का कॉम्बिनेशन है ना, दोनों को मिक्स किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, मतलब जो कि स्वर्ग में कोई खुशी का दिन होता है ना, तो वो स्वर्ग की जो सुंदरता होती है, वैसी सुंदरता जो है उसके चेहरे पर दिखाई देती है। ठीक है, तो जो स्वर्ग में सुंदरता होती है वैसी सुंदरता दिखाई देती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लिटरेरी डिवाइस क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, यहाँ लिटरेरी डिवाइस के साथ साथ एक चीज़ और, इसकी राइम कैसे बनती है, कि लास्ट वर्ड का जो साउंड होता है वो राइम बनाते हैं। तो चौथी चीज़ अपने क्लियर करेंगे, इसकी राइम। ठीक है, राइम पूछ लेता है कि इसकी राइम स्कीम क्या है और इस पोएम की राइम क्या है। अब देखो, सपोज करो कि जो फर्स्ट साउंड है नाइट का, नाइट, ठीक है, और ब्राइट सेम साउंड है ना, तो पहले वर्ड जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है उसको हम ए मानते हैं। ठीक है, इसकी स्कीम है ए। और ब्राइट भी, नाइट और ब्राइट सेम साउंड दे रहे हैं तो ये भी ए होगा। स्काइज ये अलग है ना, नाइट और स्काइज ये दोनों अलग है, लेकिन नाइट और ब्राइट सेम साउंड है तो दोनों ए हो गए, और स्काइज जो है बी हो गया। नाइट ए, स्काइज बी। अब देखो स्काइज और आइज, स्काइज और आइज, ठीक है, स्काइज और आइज, एक मिनट रुको, अब देखिए ये साउंड है ए और ये है बी, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है नाइट और ब्राइट, तो ये भी ए हो गया। अब स्काइज और आइज सेम है तो ये हो गया बी। अब नाइट का लाइट के साथ, नाइट लाइट, तो ये भी क्या हो गया ए। आइज स्काइज डिनाइज, तो ये भी क्या हो गया बी। तो इस तरीके से इसकी राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी ए, बी ए बी, यही राइम स्कीम आगे चलेगी। ठीक है, तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए, बी ए बी। तो 4 चीज़ें क्लियर हो गई आपको, इसकी राइम स्कीम क्लियर हो गई, अलिट्रेशन क्लियर हो गया, सिमिली क्लियर हो गया। ओके, तो इस लाइन में क्या थे, सिमिली थे, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, मतलब उसके चेहरे में जो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, उसकी सुंदरता को जो कॉम्बिनेशन है, हल्का सा भी इधर उधर हुआ होता, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, मतलब उसके चेहरे की जो ग्रेस है,
जो सुंदरता है वो नेमलेस है, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते इतनी सुंदर है। इम्पेयर्ड मतलब खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, ख़त्म कर देना। वन शेड द मोर मतलब जरा सी भी और गोरी होती, ठीक है, या जरा सी हल्की काली होती, या उसकी आंखों में जो काला रंग है उनमें जरा सा भी इधर उधर फर्क हुआ होता। वन शेड द मोर वन रे द लेस, ठीक है, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, उसकी सुंदरता को कम कर सकती थी। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज और सॉफ्टली लाइटन्स आवर फेस। अब देखो जो उसका चेहरा है, ठीक है, चेहरे के ऊपर जो काले रंग के बाल गिर रहे हैं, ठीक है, चेहरे पर काले रंग के बाल जो हैं, बाल उसके बिल्कुल काले हैं, ठीक है, रेवन, रेवन होता है काला कौवा, बिल्कुल ब्लैक कलर का, उस पक्षी के समान, मतलब उसके चेहरे की जो सुंदरता है। ओके, वन शेड द मोर, तो काले रंग की शेड ज़्यादा आ जाती है या लाइट कलर की शेड ज़्यादा आती है। वन रे द लेस या थोड़ा सा कम होता कॉम्बिनेशन जो है उससे। हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो सुंदरता आधी खत्म हो सकती थी। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज ऑफ सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, तो जैसे कि पेड़ पर काला कौवा बैठा होता है ना, तो उस काले कौवे के समान उसके चेहरे के ऊपर जो बाल हैं, बिल्कुल काले बाल, बहुत सुंदर लग रहे हैं। वेयर थॉट्स सीनली स्वीट एक्सप्रेस्ड, तो हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, मतलब इसके जो थॉट हैं उसके चेहरे पर, वेयर थॉट्स सीनली स्वीट एक्सप्रेस, उसके चेहरे को देखकर उसके थॉट्स पता चल रहे हैं, उसके जो आउटवर्ड अपीयरेंस को देखकर उसकी इनर ब्यूटी का पता चल रहा है कि उसका चेहरा इतना सुंदर है। हाउ प्योर, उसका जो मन है कितना पवित्र होगा। हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस कहा गया उसके दिल को, मतलब जिस लड़की का चेहरा इतना सुंदर है उसका दिल कितना सुंदर होगा। हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अब देखो ये है एक अलिटरेटम और आपको बता देता हूँ। दस मेलो टू द टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। अब देखो यहाँ क्या है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है, किसका? हेवन का। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब किसी नॉन लिविंग थिंग को इंसान के समान डिनाइज मना करना होता है। हेवन टू गॉडी डे डिनाइज मतलब स्वर्ग में भी इतना एक प्रसन्नता के दिन इतनी सुंदरता नहीं होगी, वो भी इतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा होगा जितनी सुंदर ये दिखाई दे रही है। तो स्वर्ग की तुलना एक लड़की के साथ की जा रही है, एक नॉन लिविंग थिंग, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन जब ह्यूमन बीइंग से किया जाता है, मानव से किया जाता है, तब पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, मानवीकरण हो गया। तो देखो कितने लिटरेचर क्लियर हो गए आपके, सिमली, इलिट्रेशन, एंटीथेसिस, राइम और पर्सोनिफिकेशन, यही तो 5-6 हैं। एक हाइपरबोल है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक हाइपरबोल है वो किया हुआ है किसी चीज़ को बढ़ा, और एक मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन करना, लेकिन उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब देखो मेटाफर के लिए अलग से वीडियो डाल रखिए, देख लेना आप उनको। तो ये क्लियर हो गया पैरा। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑन दैट चीक ओवर दैट ब्रो, उन गालों पर, एंड ऑन दैट चीक ओवर दैट ब्रो, एंड ऑन दैट चीक ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट। तो उसके गालों पर जो ग्लो है, उसके गालों की जो सुंदरता है, और उसकी आईब्रोज बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। सो सॉफ्ट, उसके गाल बड़े सॉफ्ट हैं। सो काम, उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि उसका चेहरा बहुत ही काम है, मतलब बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है, खुश रहती है, ठीक है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट होता है क्लियरली एक्सप्रेस करना, मतलब उसके चेहरे को देखकर उसके मन की जितनी भी बातें एक्सप्रेस हो रही हैं, उसके चेहरे से हमें क्लियरली एक्सप्रेस हो रहा है कि वो कितनी सुंदर है, उसका मन कितना प्रसन्न है, मतलब उसको कोई दुख नहीं है। द स्माइल दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो, मतलब उसके चेहरे पर जो ग्लो है, ठीक है, उसकी जो स्माइल है जो सबका दिल जीत लेती है। द स्माइल दैट विन द टिंट दैट ग्लो बट टेल ऑफ द डेज गुडनेस स्पेंड। तो उसकी स्माइल, उसके चेहरे के ऊपर जो टिंट, उसके गालों पे जो ग्लो है, उसके चेहरे का जो कलर है, वो क्या बताता है? बट टेल ऑफ द डेज इन गुडनेस स्पेंट, कि उसके दिन कितने अच्छे से बीत रहे होंगे, वो कितनी खुश है, उसके चेहरे को देखकर लगता है।
अ माइंड एट पेस विद ऑल बिलो, मतलब इस धरती पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी इस धरती पर रहती है, उनमें सबसे ज़्यादा शांत मन इसका लग रहा है। अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और उसका दिल ऐसा है जिसमें प्यार बिल्कुल मासूमियत वाला है। इनोसेंट सी लड़की है, बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही इनोसेंट लड़की है। तो यहाँ तक ये हो गया क्लियर, आपको लिटरेरी टर्म भी बता दिए, ये पोएम भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। अब इसमें से क्वेश्चन करने हैं जिस तरीके से रेट में क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के। मैंने वैसे तो 5 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पोएम के, ठीक है, 5 नंबर के, मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग एक ही पोएम में क्लियर हो जाए, बार बार और पोएम्स डालकर आपको समझाना ना पड़े, ठीक है। तो इसी पोएम में इसके बाद अपने एक वीडियो बनाएंगे अनसीन पैसेज की, प्रोज की, ठीक है, उसमें भी कुछ डिवाइस अपने क्लियर करेंगे, इन्फ्रेंसेस क्लियर करेंगे, लिंकिंग डिवाइस क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस पोएम को करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन all that best of dark and bright, which literary device is Byron using? इसमें बायरन ने कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है? तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब दो अपोजिट टर्म एक साथ यूज़ होते हैं, दो अपोजिट टर्म डार्क और ब्राइट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ यूज़ होते हैं, तो वहाँ कौन सा लिटरेरी टर्म होता है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? वहाँ होता है एंटीथीसिस। आप पेज नंबर 1 पर जाकर देख सकते हैं, एंटीथीसिस, डार्क एंड ब्राइट। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द थर्ड लाइन ऑफ द पोएम? इस पोएम की थर्ड लाइन में कौन सी, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, वो पर्टिकुलर लाइन दे देता है कि इस लाइन में कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। तो इसका थर्ड लाइन देखते हैं इस पोएम की। तो थर्ड लाइन क्या है? एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। तो थर्ड लाइन में क्या है? डार्क एंड ब्राइट, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो ओके, सेम क्वेश्चन मैंने 2 बार डाला है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोई पर्टिकुलर लाइन दे देता है, ठीक है। वहाँ तो मैंने स्पेशल लाइन लिखी है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है, एंटीथीसिस है, थर्ड लाइन ऑफ पोएम। इसमें भी एंटीथीसिस है, देखो इसमें ऑप्शन नहीं डाला है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, इसमें भी एंटीथीसिस है, तो आप अलिट्रेशन को कर लेना, एंटीथीसिस बाय मिस्टेक, एंटीथेसिस, ओके, इसमें भी एंटीथेसिस है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें किसका एग्जाम्पल है? शी वॉक्स इन ब्यूटी, लाइक से कंपैरिजन किया हुआ है नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम से। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? सिमिली यूज़ की गई है। फर्स्ट लाइन में सिमिली यूज़ हुई है कि दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया गया है जो डिफरेंट, ठीक है, डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं। एक जैसी चीज़ों के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते शी सैंग लाइक हर सिस्टर, तो यहाँ सिस्टर भी क्या है? लड़की है, वो भी लड़की है। तो एक जैसी चीज़ें दो इंसानों के बीच, तो एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। शी सैंग लाइक नाइटिंगेल, तो यहाँ एक चिड़िया से, कोयल से किसी की तुलना की जा रही है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए कंपैरिजन करने वाले, वहाँ सिमिली होती है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? तो ये मैंने आपको राइम स्कीम बता ही दी थी, ठीक है, कि राइम स्कीम क्या है, लिख के बता दी थी, आप पीछे जाके देख लेना, ठीक है। ABA BAB ये राइम स्कीम थी, आपने क्लियर किया था कि राइम स्कीम कैसे बनती है। इन विच लाइन, इन द लाइन विच हेवंस टू गॉडी डे डिनाइज, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, मानवीकरण किया गया, हेवन का मानवीकरण किया गया है, तो आपका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण करना, किसी चीज़ को इंसान के समान बताना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन दिस पोएम व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी डज बायरन डिस्क्राइब? इस कविता में देखो, आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की सुंदरता बताई है। वो बाहर से देखने से भी सुंदर थी, उसका मन भी सुंदर था। तो आउटर ब्यूटी बताई गई है? नहीं। इनर ब्यूटी बताई गई है? नहीं। नेचुरल ब्यूटी बताई गई है? नहीं। बोथ आउटवर्ड अपीयरेंस एंड इनर गुडनेस, उसके मन की अच्छाई और आउटवर्ड, बाहर से भी देखने में भी सुंदर है और उसका मन भी सुंदर है। तो ये बिल्कुल
गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ठीक है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के विपरीत पोएम है। उसमें यह बताया गया कि जो देखने में सुंदर है वो मन की अच्छी नहीं होगी, वो फेथफुल नहीं होगी। इसमें बताया गया कि वो देखने में भी सुंदर है और मन की भी अच्छी है। द मूड ऑफ द पोएम इज लाइट एंड एयरी। अब लाइट तो कह सकते हैं, तो हल्का फुल्का खुशनुमा मूड है, लेकिन एयरी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। एयरी होता है घमंड वाला, इसमें बिल्कुल कोई घमंड नहीं दिखाया गया है, ठीक है। सेकंड है काम एंड एडमायरिंग। काम एंड एडमायरिंग मतलब तारीफ वाला। वायलेंटली ऑब्सेस्ड मतलब क्रोध वाला, तो क्रोध वाला भी नहीं है, घमंड वाला भी नहीं है। टर्बुलेंट एंड एक्साइटिंग उत्तेजना वाला भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन रह गया? बिल्कुल शांत और एडमायरिंग। यहाँ प्रशंसा की जा रही है, तारीफ की जा रही है, तो आपका आंसर आएगा काम एंड एडमायरिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अ मेजर अजम्पशन ऑफ द पोएम इज दैट, मतलब क्या अनुमान लगाया जा सकता है इस पोएम का? पोएम को पढ़ने के बाद हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, अजम्पशन, ठीक है, क्या अज्यूम कर सकते हैं? द ब्यूटी इज बेस्ट कंपेयर टू नेचर, कि सुंदरता की तुलना प्रकृति से की गई है। तो चलते हैं आगे। नाइट इज ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल दैन डे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया इसमें। डार्क हेयर इज एसोसिएटेड विद डार्क थॉट, कि काले बाल, ठीक है, काले विचारों के साथ, बुरे विचारों के साथ संबंधित हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया है। आउटवर्ड अपीयरेंस कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ इनर गुडनेस, तो ऐसा बताया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो बाहरी सुंदरता है कैन बी इंडिकेटर, वो संकेत हो सकती है इनर गुडनेस। कोई बंदा बाहर से बहुत सुंदर है तो 100% श्योर नहीं है, हम कह नहीं सकते कि वो अंदर से भी सुंदर होगा, लेकिन एक इंडिकेटर हो सकता है। कैन भी कहा है, इंडिकेटर भी, तो ऐसा इस पोएम में सेंस होता है हमें, क्योंकि अपने को रियलिटी से कुछ नहीं लेना देना है, हमने सिर्फ इस पोएम को पढ़ना है, इस पोएम में क्या बताया गया उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपना खुद का दिमाग नहीं चलाना है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, जो पोएम में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड इलोक्वेंट मीन्स? इलोक्वेंट, पीसफुल, एडोरेबल, ब्यूटीफुल, तो मैंने बताया था क्लियरली एक्सप्रेस्ड, कि उसके चेहरे को देखकर उसके जो भाव हैं अपने आप क्लियरली एक्सप्रेस्ड होते हैं, उसका मन कैसा होगा, तो इस पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, इस पोएम के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्लियरली एक्सप्रेस्ड है। वैसे शांत स्वभाव वाले को भी कह देते हैं इलोक्वेंट, लेकिन यहाँ पोएम में क्लियरली एक्सप्रेस्ड के लिए यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैराफ्रेज ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइन 5 and 6? इस पोएम की जो 5वीं और 6वीं लाइन है, तो उसका बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है? तो पहले इस पोएम की 5वीं और 6वीं लाइन देखते हैं, ठीक है, ये 5th and 6th लाइन है। दस मैलो टू द टेंडर लाइट विच हेवन टू अ गॉडी डे डिनाइज, तो उसके चेहरे में जो कॉम्बिनेशन है लाइट एंड ब्राइट का, ठीक है, और वो एक प्रसन्नता वाले दिन में हेवन में देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। द ब्राइट लाइट ऑफ द डे टाइम इरेजेस ऑल द शेड्स ऑफ ब्यूटी, कि दिन का उजाला सुंदरता को ख़त्म कर देता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। द वुमेन्स ब्यूटी इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ हेवन, इस औरत की सुंदरता की तुलना स्वर्ग की सुंदरता से की गई है, हाँ ऐसा है। आगे भी चलते हैं, इससे बेस्ट अल्टरनेटिव मिल सकता है अपने को। वी कैन सी ब्यूटी इन द हेवनली ऑब्जेक्ट्स ओनली, कि जो हमें हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें सुंदरता दिखाई देती है, नहीं, धरती पर भी दिखाई देती है। व्हेन द डे टाइम इज़ टू क्लाउडी ऑल द ब्यूटी इज़ लॉस्ट, जब बादल होते हैं तो सुंदरता खो जाती है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन का। तो इसमें ऑप्शन बच गया अपना बी, द वुमेन्स ब्यूटी इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ हेवन। तो ये थी हमारी अनसीन पोएम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो और कोई पोएम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो लिटरेरी डिवाइस के हैं वो वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, फिर से आपको अनसीन पोएम क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए, आपको 1-2 पोएम और करवा दूंगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना जो क्वेश्चन आंसर है रीड के लिए, वो सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और 1 by 1 टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।